उसको खोलने की कोशिश करने लगा कि तभी अचानक मैंडी ने उसका हाथ पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम इतने हैंडसम हो कि मैं मेरे होश खो बैठी। आई एम सो सॉरी निक, लेकिन ये जगह चार्ली की है, यहाँ ये करना सही नहीं। नो नीड टू सॉरी, इट्स नेचुरल। मुझे अच्छा लगा। You are so sweet. You are such an awesome guy. थैंक यू। दरअसल निक बिल्कुल बदसूरत दिखता था। अपनी तारीफ इतनी सुंदर लड़की से सुनकर वो अपने होश खो बैठा। शाम को डेट पर चले? निक को लगा मैंडी उसके साथ मेकआउट करेगी। उसने मैंडी को तुरंत हाँ कर दिया। एक बात और कहनी थी। एक फेवर चाहिए तुमसे। कहो, जान हाजिर है आपके लिए। तो वो मैं नहीं चाहती। तुम आज चार्ली को पुलिस स्टेशन ले जाओ। पर क्यों? ये समझ लो कि बस पुराने हिसाब इससे चुकता करने हैं उससे। निक खुश हो गया क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। फिर निक मुस्कुराते हुए नीचे आ गया। चार्ली, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट काम है मुझे। बट कल इवनिंग में पुलिस स्टेशन में हाजिर हो जाना, वरना तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड मिस्टर सेठ। चार्ली चुपचाप चेयर पर बैठ गया। मैंडी भी उसके बगल में आकर बैठ गई। अभी के लिए तुम सेफ हो चार्ली, अब हैप्पी हो जाओ। वेट, कल नाइट तुम लोगों ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था ना, और मेरा फोन तुम्हारे पास कैसे आया? टेल मी। मैंडी चार्ली के और पास आ गई और उसके चीक पर किस करते हुए उसने कहा, डियर, अब सब ठीक है। You don't need to worry. And now स्वामी जी को आश्रम बनाना है। मुझे और भी काम है। अब हम वो देखते हैं और कुछ समय के लिए तुमसे विदा लेते हैं। Take care of yourself, dear. स्वामी और मैंडी दोनों जाने लगे। चार्ली दोनों को बड़ी खामोशी से देख रहा था। तभी अचानक स्वामी जी ने मुड़कर कहा, चार्ली, हम निक शर्मा को संभाल लेंगे। मैं तुम दोनों से कुछ पूछ रहा हूं ना, पहले उसका जवाब दो। बताओ मुझे, मेरा फोन तुम लोगों के पास कैसे आया? स्वामी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए वो दोनों गेट से निकल गए। उनके मुस्कुराहट देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसमें ही गहरे राज छुपे हों। उनके जाने के बाद चार्ली अपने ही सोच में डूब गया। उसने सिगरेट निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला, जहां उसे एक पेपर मिला। एक और पेपर, अब ये क्या है? अरे, इस पर तो फोन नंबर के कुछ और डिजिट्स लिखे हैं। मैंडी ने ये कब मेरी पॉकेट में डाल दिया? शी इज वेरी स्मार्ट। मेरे पास अब फोन नंबर के 2 डिजिट्स हैं और अब मुझे उस नंबर तक पहुंचने के लिए 8 डिजिट्स की जरूरत है। ये मैंडी बहुत क्लेवर है। ये सारी चीजें अपने हिसाब से करती है। चार्ली बार बार पेपर को देखकर आगे वाले नंबरों के बारे में सोच रहा था। सडनली उसके दिमाग में एक बात आई, पर मैंडी ने निक को घर से कैसे निकाला, वो भी बिना मुझे अरेस्ट किए हुए? क्या वो दोनों सेक्स? नहीं, इतनी जल्दी ये कैसे पॉसिबल है? पर मैंडी ने ऐसा क्या किया जिससे निक ने मुझे अरेस्ट नहीं किया? क्या किया होगा उसने? क्या ये दोनों मिले हुए तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये निक तो मेरा दुश्मन है, ये मुझे छोड़ ही नहीं सकता। पर कुछ तो है। चार्ली की टेंशन ये सोचकर और बढ़ गई थी कि आगे क्या होगा, पर पता नहीं क्यों वो मैंडी को मिस करने लगा। दूसरी तरफ उसे ऐसा भी लग रहा था कि मैंडी उसे डबल मर्डर केस में फंसाना चाहती है। मुझे अपने लिए एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए। चार्ली ने अपने लॉयर फ्रेंड सुंदर राम को कॉल करने का सोचा। शायद अभी अर्ली मॉर्निंग उसे कॉल करना ठीक नहीं, बाद में करता हूं। चार्ली लंच करके गहरी नींद में सो गया। सोकर जागने के बाद चार्ली ने ऑफिस जाने का डिसाइड किया। उसका ऑफिस शाहपुर में था। चार्ली रेडी हो गया, फिर उसने अपना फोन निकालने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला। तभी उसे याद आया कि उसका फोन तो स्वामी के पास है। मुझे न्यू फोन लेना होगा। चार्ली ने अपने ड्राइवर मुन्ना के फोन से अपनी सेक्रेटरी शीना को कॉल किया। हेलो, हु इज दिस? योर बॉस। सर, सॉरी सर, वो न्यू नंबर था सो समझ नहीं पाई मैं। मेरे लिए एक न्यू फोन का अरेंजमेंट करो।
सर नोकिया का न्यू मॉडल ले लो। ले लो। वैसे भी मुझे महंगे फोन लेना यूजलेस लगता है। कुछ देर बाद शीला ने कॉल करके चार्ली को बताया कि उसने फोन ले लिया। चार्ली ऑफिस में काम तो बिल्कुल भी नहीं करता था और ना ही उसके डिजाइन क्लोथ्स कोई पहनता, सिवाय फैशन शोज में मॉडल्स के। शीना अराउंड 30 इयर्स की थी और बहुत ही स्टाइलिश एंड फैशनेबल वुमेन थी। वो बहुत स्मार्ट थी और उसे फैशन बिजनेस की बहुत अच्छी नॉलेज भी थी। उसके पास टैलेंटेड टेलर्स के कॉन्टैक्ट भी थे जो डायरेक्ट अबू जानी और वरुण बहाल जैसे बड़े डिजाइनर को टक्कर दे सकते थे। चार्ली अपने ऑफिस पहुंचा और अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। तभी उसके टेबल पर रखा हुआ फोन बजने लगा। यह कॉल चार्ली की सेक्रेटरी शीना की थी। यस शीना। सर आपसे एक लेडी मिलने आई है। कौन है? सर उसने नाम नहीं बताया। एज क्या है उसकी? यू नो द रूल्स राइट? उसकी अगर एज 19 से ज्यादा है तभी उसे अंदर आने देना। एक्सक्यूज मी, सर इज बिजी नाउ। चार्ली अभी तक कॉल पर ही था। उसे उस लेडी की आवाज सुनाई दी और वो पहचान गया कि वो मैंडी की आवाज है। मैंडी चार्ली को सुना के बोली, चार्ली, मैं जानती हूँ तुम्हारे कोई भी क्लाइंट्स नहीं है और यहाँ कोई नहीं आता। अब तुम्हारी ये सेक्रेटरी मुझे अंदर आने देगी या मैं जबरदस्ती घुस जाऊं? क्या चाहिए तुम्हें? जो भी तुम चाहो, तुम्हारे लिए सब कुछ। मेरे क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा मुझे? मुझे ना निक शर्मा की टेंशन है। क्यों? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमसे क्या मतलब? तुम्हें भी पता है मुझे क्या मतलब है उससे। अंदर आ जाओ। मैंडी चार्ली के कैबिन में चली गई और शीना चुपचाप उसे देखते रही। कहो, क्यों आई हो? मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ जिसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। वॉट? मैंडी के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। मैंडी इतनी घबराई हुई क्यों थी? क्या बताना चाहती थी वो चार्ली को? कहीं ये कोई उसकी साजिश तो नहीं? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। अब बताओगी बात क्या है? मैंडी को इस तरह बेचैन देखकर चार्ली घबरा गया। वो धीरे धीरे मैंडी के चाल में फंसता जा रहा था और जाने क्यों मैंडी कुछ पलों के लिए चुप सी हो गई। बोलो मैंडी, क्या बात है? तुम इस तरह से चुप रहोगी तो मेरी टेंशन और बढ़ जाएगी। वो बोनी का कॉल आया था। उसने बताया कि निक सबके घर जाकर जो भी उस दिन पार्टी में था सबसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा है कि तुम पार्टी में कब पहुंचे थे। बोनी रॉनी को पता है और पिगी को भी पता है कि मैं पार्टी में कब पहुंचा था। हाँ, लेकिन उन्होंने निक से कहा कि उन्हें नहीं पता। और पिगी ने तो ये भी कहा कि तुम रीता के साथ पार्टी में आने वाले थे बट अकेले पहुंचे। चार्ली, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो अब क्या होगा? ये 3 लोग ही प्रूव कर सकते हैं कि मैं पार्टी में बफे भट्ट के साथ नहीं था उसके मर्डर केस से पहले, पर वो तीनों तो पलट गए। तुम्हें पता है ये टाइम क्या करने का है? लॉयर को कॉल करने का। यस। मैंडी अपने पर्स से अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करने लगी। तुम किसे कॉल कर रही हो? लॉयर भीम भसन को। ओह अच्छा, पहले तो तुम मुझे फंसा रही हो मर्डर केस में, फिर क्रिमिनल लॉयर को कॉल कर रही हो। मिस मैंडी, मैं कोई क्रिमिनल नहीं जो तुम एक क्रिमिनल लॉयर को कॉल कर रही हो। चुपचाप जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। वैसे भी मेरे अलावा और कोई नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा हो। कह तो ये सही रही है मैंडी, तो हम आर्या मैन सुंदरम को कॉल करते हैं ना। वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड भी है और ये भीम भसीन तो बस डॉन्स के ही केस लड़ता है, राइट? यस। मैंडी, मेरे मामा जी को भीम भसीन बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो हमारा फैमिली लॉयर बनना चाहता था पर मेरे मामा जी ने ऐसा नहीं होने दिया। मेरे मामा समझदार थे और मुझे भी लगता है कि मुझे इस लॉयर से दूर रहना चाहिए। लुक चार्ली, अब तुम्हारे मामा जी यहाँ है नहीं, कहाँ है ये भी पता नहीं, जिंदा हैं या मर गए ये भी पता नहीं।
तो इस वक्त तुम्हें सिर्फ यही लॉयर बचा सकता है। भसीन एक हियरिंग के 5 लाख रुपए चार्ज करता था। बड़े बड़े एमपीज, पॉलिटिशियंस के मर्डर केस से बचाना हो या स्मगलर को, सब के सब इसके पास ही आते। इसकी उम्र लगभग 60 साल थी, पर यह दिखने में अब भी बहुत ही स्मार्ट था। पार्टीज में सिर्फ एक कॉर्नर पर खड़ा होकर सब पर नजर रखता। चलो भसीन से मिलने चलते हैं। कहाँ मेरी लाइफ एकदम टेंशन फ्री थी। सिर्फ पार्टी, सेक्स, फूड और एंजॉयमेंट था। और अब मेरी लाइफ मर्डर, पुलिस ऑफिसर, स्वामी और ये लड़की जो हमेशा अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में मेरे सामने आ जाती है मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन उन प्रॉब्लम्स की वजह भी ये खुद ही होती है। क्या करूं इसका मैं? तो क्या सोचा, चले लॉयर से मिलने? चार्ली ने हाँ में सिर हिलाकर अपनी रजामंदी जताई। फिर चार्ली और मैंडी की कार में बैठकर लॉयर से मिलने के लिए निकल गए। मैंडी, आर यू श्योर ना हमें भसीन को हायर करना चाहिए? हाँ, जितने क्रिमिनल्स को आज तक पुलिस ने पकड़ा नहीं, उससे भी ज्यादा को वो बचा चुका है। आई एम नॉट अ क्रिमिनल, मैंडी। यू नो दैट, राइट? Of course, you are not, my darling. क्या मैंडी को भी लगता है कि मैंने बफे भट्ट को मारा और उसके बाद कोक राव को गायब कर दिया? जो भी हो, मुझे क्या करना है इसे? जो लगना है लगे। आई डोंट केयर। मुझे तो बस ये चिंता है कि मैं ना फंसूं। कुछ देर बाद वो दोनों मालचा मार्ग में भसीन के ऑफिस पहुंच गए। भसीन की ऑफिस रिसेप्शनिस्ट बिल्कुल ऐश्वर्या राय जैसी सुंदर थी। क्या हम भीम भसीन से मिल सकते हैं? Yes, sir is available. Actually, he is always available for you, Mandy madam. दोनों केबिन के अंदर गए, जहां भीम भसीन 3 पीस अरमानी सूट और गॉगल्स में अपनी चेयर पर बैठा हुआ था। मैंडी और चार्ली को देखते ही वो अपनी चेयर से उठ गया। उसने मैंडी को सीट ऑफर की और मैंडी के बैठने तक वो खड़ा ही रहा। उसने चार्ली को एक स्माइल दी, फिर मैंडी को देखने लगा। वो मैंडी की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। फिर एकदम लो वॉइस में उसने चार्ली से बात करना शुरू की। उसकी वॉइस सुनकर चार्ली सोचने लगा, ये ऐसी आवाज के साथ कोर्ट में केस कैसे लड़ लेता है? जज तो इसकी आवाज ही नहीं सुन पाता होगा। सर, हम बहुत परेशान हैं। अब आपको ही सब हैंडल करना होगा। डोंट वरी, कोक राव ने अभी कॉल किया था। उसने बताया कि वो छुपा हुआ है। पर क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सब सोच रहे होंगे कहीं उसने ही बफेट यानी कि सुरेश भट्ट का मर्डर किया होगा। भीम भसीन की बातें सुनकर चार्ली को ऐसा लगा जैसे कि वो कोई बुरा सपना देख रहा हो। क्या आप कोक राव को जानते हो? मैं यहाँ पर सबको जानता हूँ, फ्रॉम लो क्लास टू हाई क्लास। उनकी वजह से ही तो मैं अपने खर्चे पूरे करता हूँ। वैसे भी कोक राव तो अभी के लिए सेफ है, टेंशन तो तुम्हें लेनी चाहिए। अगर तुम कोक राव को कोर्ट हियरिंग में ले आओ और वहां वो बता दे कि मैंने बफे भट्ट का मर्डर नहीं किया है और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है, तो मैं तुम्हें अच्छे पैसे दे दूंगा। मैंडी नहीं चाहती थी कि भीम भसीन चार्ली के पैसे ले, इसीलिए उसने भीम भसीन को पैसे लेने से मना कर दिया। चार्ली समझ नहीं पाया कि आखिर मैंडी चाहती क्या है। तुम्हें एंटीसिपेटरी बेल चाहिए ताकि पुलिस तुम्हें अरेस्ट न कर सके। मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ये दोनों एक क्रिमिनल की तरह ट्रीट कर रहे हैं, वो भी तब जब मैंने किसी का मर्डर ही नहीं किया। प्लीज टेक दिस मैन। नो थैंक्स। भीम लाइटर से अपनी सिगरेट जलाकर स्मोक करने लगा। पुलिस मेरे पीछे बुरी तरह से पड़ी हुई है, खासकर इंस्पेक्टर निक शर्मा। चार्ली, उसे तुमसे प्रॉब्लम है, ये बहुत परेशान करने वाली बात है, क्योंकि एक बार पुलिस पीछे पड़ गई तो बहुत कम ही चांस होते हैं बचने के। मुझे तो लग रहा है कि ये फंसा रही है मुझे, ना कि निक शर्मा। मैंडी भी सिगरेट स्मोक करने लगी। चार्ली मैंडी से गुस्से में बोला, तो अब आगे क्या? मैंने ड्राइवर को भेज दिया है, अब मैं ही कार ड्राइव करूंगी और हम सिल्वर क्लाउड जा रहे हैं। व्हाट सिल्वर क्लाउड? क्या कर रही हो तुम? दरअसल सिल्वर क्लाउड चार्ली का कंट्री ट्रेडिशनल होम था और उसके बारे में कोई नहीं जानता था सिवाय चाओ के, उसके ड्राइवर और हाउस स्टाफ जहां वो काम कर चुके थे। वो घर अभी भी उसके नाना जी के नाम पे था, जिनकी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी।
उनके डेथ होने के बाद वो घर उसके मामा को मिला, लेकिन मामा ने उसे अपने नाम नहीं करवाया। चार्ली को मैंडी एक के बाद एक शॉक दे रही थी। तभी चार्ली के दिमाग में कुछ आया। ठीक है मैंडी, चलते हैं सिल्वर क्लाउड। पर तुम्हें सिल्वर क्लाउड के बारे में कैसे पता? जैसे सब पता होता है। दोनों चलने के लिए ही उठे कि अचानक चार्ली का फोन बज उठा और स्क्रीन पर नंबर देखकर इतनी परेशानियों में घिरे होने के बाद भी चार्ली के चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई। मैंडी को सिल्वर क्लाउड हाउस के बारे में कैसे पता चला? क्यों ले जा रही थी वो चार्ली को वहां? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। फ्रेंड फॉरएवर। दरअसल वो कॉल चार्ली की दोस्त जिया का था। उसका कॉल देखकर चार्ली खुश हो गया क्योंकि वो बहुत परेशान था। उसे कोई अपना चाहिए था जिससे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके, और जिया उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी। हे जिया। हाय चार्ली, व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या ही बताऊं जिया कि क्या चल रहा है। बहुत परेशान हूं। मैं तुम्हें फोन पर नहीं बता सकता। कुछ खास नहीं, बस कुछ जरूरी काम से बाहर आया था। Cool, सो oh, how can you forget? आज मेरा बर्थडे है। ओह सो सॉरी। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जिया। थैंक यू। पर सिर्फ बर्थडे विशेस से ही काम नहीं चलेगा। तुम आ रहे हो? अभी होटल रॉयल में पार्टी है। बस कुछ खास दोस्त ही आ रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। सॉरी जिया, मैं अभी आ नहीं सकता। एक्चुअली मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है। आज के लिए सॉरी डियर। तुम आ रहे हो? आई एम वेटिंग। जिया ने फोन काट दिया और वो जिस होटल में थी वहां का एड्रेस चार्ली को मैसेज कर दिया। दरअसल जिया चार्ली से एक तरफा प्यार करती थी। वो दोनों साथ में कई बार मेकआउट भी कर चुके थे, पर चार्ली जिया से प्यार नहीं करता था। हाँ, लेकिन सेक्स वो दोनों ही एंजॉय करते थे। कह सकते हैं दोनों अक्सर फ्रेंड जोन करते। दिल्ली की हाई प्रोफाइल लोगों में यह सब बहुत नॉर्मल था। जिया ने कभी भी चार्ली से गिफ्ट की डिमांड नहीं की। हालांकि चार्ली उसे एज अ फ्रेंड अक्सर महंगे गिफ्ट दिया करता। चार्ली को जिया बाकियों से ज्यादा पसंद थी। 24 साल की जिया टॉम बॉय लुक रखती। कर्ली हेयर, बड़ी आंखें और लंबे कद उसे उस लुक में भी बहुत खूबसूरत दिखाता। वो किसी फिल्म की एक्ट्रेस से कम सुंदर नहीं थी। क्या करूं? अभी जिया से मिलने जाऊं या सिल्वर क्लाउड होम? क्या सोच रहे हो? क्यों? तुम्हें तो सब पता होता है। ये भी जान लो कि मैं क्या सोच रहा हूं। हमें सिल्वर क्लाउड निकलना है, देर हो रही है, चलें? क्या करूं? सिल्वर क्लाउड बाद में चला जाऊंगा। अभी जिया से मिलाता हूं। इन सब टेंशन से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और वैसे भी इस मैंडी का क्या भरोसा, जाने आगे ये मेरे खिलाफ क्या करने वाली है। जिया से मिला तो उससे अपनी प्रॉब्लम भी शेयर कर लूंगा। शी इज गुड गर्ल। एटलीस्ट बाकियों से तो काफी बेटर है वो। हो सकता है वो कुछ सोल्यूशन दे, फिर मैं बताऊंगा इस मैंडी और निक को। सोच लिया हो तो चलें? जिया इज माई बेस्ट फ्रेंड। उसके बर्थडे की पार्टी है होटल रॉयल में। मैं पहले वहां जाऊंगा। तब तक तुम मेरा वेट करो। मैं आता हूं 2 घंटे में। रियली? मैं तुम्हारा वेट करूं? यस। चार्ली अपनी गाड़ी से जिया से मिलने निकल गया। उसे उस समय देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे कोई चिंता ही नहीं, पर सच ये था कि वो अपनी टेंशन कम करने के लिए ही जिया से मिलने जा रहा था। वहीं दूसरी ओर होटल में कोई पार्टी नहीं थी। जिया रूम नंबर 69 में चार्ली का वेट कर रही थी। दरअसल जिया का प्लान था कि वो आज अपने बर्थडे पर चार्ली को प्रपोज करेगी। उसने अपना रूम बहुत सुंदर तरीके से सजवाया था। वो चार्ली का वेट ही कर रही थी कि तभी डोर बेल बजी। जिया ने अपने सामने एक आदमी को रेड रोज के बुके के साथ देखा। उसने अंदर आते ही जिया को अपनी गोद में उठा लिया। बस अभी बस कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है। उस आदमी ने जिया को बेड पर गिरा दिया। दरअसल वो जिया का बॉयफ्रेंड था और उसका आना जिया के लिए अनएक्सपेक्टेड था। जिया का बॉयफ्रेंड उसे किस करने लगा।
फिर वो जिया की ड्रेस धीरे धीरे ऊपर उठाने लगा। जिया ने वाइन कलर की खूबसूरत सी वन पीस ड्रेस पहन रखी थी। जिया ने अपनी गोरी टांगों को अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पर रख दिया तो वो उसके पैरों पर किस करने लगा। फिर जिया धीरे धीरे उसके हाथों को ऊपर की ओर ले गई और फिर अपने सीने पर उसके हाथों को रख दिया। जिया की बैग उसके हाथ में आ गई, जिन्हें वो हौले हौले से दबाने लगा। जिया को भी ये अच्छा लग रहा था। वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा और वाइल्ड हो, इसीलिए वो पलटकर झुक गई जिससे वो उसके बैग को किस कर सके, और होता भी वैसा ही है। फिर उसने जिया के सेडक्टिव कमर पर अपने होंठ रख दिए और उनकी डीप इनर थाइज को किस करने लगा। अपने प्लेजर को बढ़ाए हुए जिया ने अपनी वन पीस को उतार फेंका और इसी पोजीशन में अपने पार्टनर के हाथ अपने सीने पर छुआने लगी। जिया टर्न ऑन हो चुकी थी। उसने अपने थॉन्ग को तेजी से ऊपर खींच लिया जिससे उसका मजा दोगुना हो जाए। वो चाहती थी कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ वाइल्ड सेक्स करे। कुछ पल बाद जिया सीधी हुई और अपने न्यूड सेक्सी सीने को उसके सीने पर रगड़ने लगी और कुछ ही पलों के बाद दोनों वाइल्डली इंटीमेट होते हुए थक कर चूर हो गए। तभी जिया की नजर अपने फोन पर पड़ी। ओह, 1 घंटा हो गया, चार्ली आता ही होगा, इसे यहाँ से भगाना होगा। वो अचानक उठ खड़ी हुई और ड्रेस पहनने लगी। क्या बात है, आज बहुत हॉट लग रही हो, हैं? और ये रूम, ये डेकोरेशन सब मेरे लिए है ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारे लिए है, और किसके लिए होगा बेबी? रियली? उसके बॉयफ्रेंड ने उसे फिर से किस करने की कोशिश की। स्टॉप, अभी हो गया है, अब मन नहीं है। ओके बाबा, ओके ओके, हियर योर गिफ्ट। ओह कम ऑन, फिर वही घिसी पिटी वॉच। आई डोंट लाइक दिस। ये तुम पर बहुत सूट करेगी। हाँ, बस मुझ पर तुम ही सूट नहीं करते। एनीवे, अभी तुम जाओ, कोई मुझसे मिलने आने वाला है। कौन? कौन मतलब? फ्रेंड है। कूल, तो मैं भी मिल लेता हूँ तुम्हारे फ्रेंड से। नहीं, जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इस बेकार वॉच से तुम मेरा मूड स्पॉइल कर चुके हो। नाउ डोंट वेस्ट माय टाइम, प्लीज लीव नाउ। ओह, तो ये सब कुछ मेरे लिए नहीं था, किसी और के लिए था। ऑफ कोर्स, एंड प्लीज अब मिडिल क्लास रोंदनों की तरह रिएक्ट मत करना। मतलब तुम किसी और को चाहती हो? ओह गॉड, यही प्रॉब्लम होती है तो मिडिल क्लास लोगों की। जरा सा प्यार से बात कर लो तो बाप बनने लगते हैं। अभी जाओ तुम, इट्स माय बर्थडे, सो जस्ट लीव, डोंट स्पॉइल माय डे। तो इतने दिन से हमारे बीच क्या था? ओनली फन, क्लियर? हाउ कैन यू डू दिस? मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया? मैंने कहा था तुमसे करने के लिए। अब जाओ, चार्ली आता ही होगा। ओह, तो तुम चार्ली से प्यार करती हो? तुम यही सुनना चाहते हो तो हाँ, और देखो खुद को तुम, यू लुक लाइक पिग। मेरी जैसी लड़की तुम्हें मिल गई, वो क्या कम है तुम्हारे लिए? अब कम से कम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर तो मत करो। प्यार करते हो मुझसे, अपनी औकात तो देखो। ये 50,000 की कूड़ा वॉच लाए हो। चार्ली ने रीता को उसके बर्थडे पर 50 lakhs का नेकलेस गिफ्ट किया, एंड यू लुक एट योरसेल्फ एंड देन लुक एट चार्ली। कितना रिच एंड डैशिंग है वो। आई लव हिम, और आज अपने बर्थडे पर मैं उसे प्रपोज भी कर रही हूँ। जिया की बातें सुनकर उसके बॉयफ्रेंड का दिल टूट गया। वो किसी बच्चे की तरह रोने लगा। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना जिया। डोंट डू दिस विद मी। ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, नाउ लीव। जिया अपने बॉयफ्रेंड को अपने रूम से बाहर निकालकर रूम को लॉक कर लिया। वहीं दूसरी ओर जिया से मिलने आ रहे चार्ली के दिमाग में बस मैंडी घूम रही थी। आखिर मैंडी को क्या चाहिए? सिल्वर क्लाउड के बारे में उसे कैसे पता? यही सब सोचते हुए चार्ली होटल रॉयल आ पहुंचा। हेलो, जिया मल्होत्रा की बर्थडे पार्टी किस फ्लोर पर है? लेट मी चेक सर। यहाँ कोई भी पार्टी ऑर्गेनाइज नहीं की गई है सर। शायद उसने कम ही दोस्तों को बुलाया हो। जिया ने रूम नंबर भी शेयर किया था, वहीं उससे मिल लेता हूं। आया हूं तो उसे विश कर ही दूं।
चार्ली ने डोर बेल रिंग की, पर किसी ने डोर ओपन नहीं किया। पर चार्ली ने ध्यान दिया कि डोर तो पहले से ही ओपन है। दरवाजे को पूरी तरह खोलकर वो जिया को आवाज देने लगा, जिया, जिया, वेयर आर यू? चार्ली जिया को ढूंढते बालकनी की तरफ चला गया। जिया, जिया, ये यहां भी नहीं है। अचानक उसके पैर से कुछ टकराया। वो लड़खड़ा कर नीचे गिर गया। उसके सामने जिया की लाश पड़ी थी, वो भी खून से लथपथ। उसकी ये हालत देखकर चार्ली की चीख निकल गई। आवाज बाहर न जाए इसीलिए उसने अपना मुंह दबा लिया, पर जाने कैसे वहीं पड़ा चाकू पर उसका हाथ पड़ गया और उसके हाथ में खून लग गया। वो हड़बड़ाहट में उठा और वहीं पर चादर में अपने हाथ पोंछकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा कि तभी उसके कमरे में अंदर किसी के आने की आहट सुनाई दी। ये कौन है? ओह गॉड, सेव मी। चार्ली डर कर सोफे के पीछे छिप गया। कदमों की आहट और तेज हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो व्यक्ति डोर पर ही हो। जिया की मौत कैसे हुई? कौन आ रहा था जिया के रूम में? उसका कातिल या कोई और? क्या चार्ली उस होटल से बचकर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। आखिर चार्ली इतनी इजीली कैसे सिल्वर क्लाउड हाउस जाने के लिए तैयार हो गया? कहीं इसके दिमाग में कोई प्लान तो नहीं चल रहा? और ये चार्ली कहाँ रह गया अब तक? रात भी हो रही है। एक काम करती हूँ, मैं ही होटल रॉयल चली जाती हूँ। चार्ली को वहीं से पिक कर लूंगी। उधर से सिल्वर क्लाउड जाने का रास्ता भी शॉर्ट है। मैंडी अपनी कार से होटल रॉयल आ गई। वहीं चार्ली रूम में छिपा रहा और बाहर निकलने का मौका ढूंढने लगा। वो पहले से ही 2 मर्डर केस में फंसा हुआ था। अब ये एक और मर्डर उसके लिए बहुत बड़ी टेंशन थी। काश मैंने मैंडी की बात मान ली होती, सिल्वर क्लाउड ही चला गया होता। कम से कम यहां तो नहीं फंसता। मैं अब इस केस में बच नहीं पाऊंगा। ओह गॉड, यहां तो हर किसी ने मुझे आते देखा। क्या करूं? गॉड हेल्प मी। चार्ली को जिसकी आहट सुनाई दे रही थी वो उस रूम में ना आकर आगे चला गया। थैंक गॉड, जान बची। फिर मौका पाकर चार्ली वहां से निकल गया, पर उसके चेहरे पर घबराहट, डर साफ दिख रही। उसके चेहरे पर घबराहट, डर साफ दिख रही थी, जैसे उसने ही जिया को मारा हो। वो जैसे होटल बाहर आया, उसे मैंडी की कार दिखाई दी। ये यहां कहीं इसे सब पता तो नहीं? चार्ली, कम, मेरी कार में आ जाओ। चार्ली जल्दबाजी में मैंडी की कार में बैठ गया। फिर उसे याद आया कि उसकी कार होटल के बाहर रह गई। स्टॉप, स्टॉप द कार। What happened? मेरी कार होटल के बाहर है। तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई? और ये इतना पसीना क्यों? Everything is okay? फिर मैंडी ने अपने ड्राइवर से कहा, मैं ड्राइव कर लूंगी, तुम चार्ली सर की कार उनके घर पहुंचा दो। ओके मैम। मैंडी ने देखा कि चार्ली बहुत घबरा रहा है। उसे महसूस हुआ कि जरूर कुछ न कुछ हुआ है चार्ली के साथ। उसे चार्ली पर कुछ शक सा हुआ। चार्ली, तुम बस 10 मिनट रुको, मैं अभी आई। मैंडी कार के बाहर निकल गई और किसी से कॉल पर बात करने लगी। ये सब देखकर चार्ली और ज्यादा डर रहा था। उसे कैसे भी बस उस एरिया से निकलना था। मैंडी वापस गाड़ी में आई और उसने चार्ली को पानी की बोतल दी। चार्ली ने एक सांस में ही पूरी बोतल खाली कर दी। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो। तुम चाहो तो मुझसे शेयर कर सकते हो। मेरी अक्ल पर इतने भी पत्थर नहीं पड़े कि मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं। तुम्हें ये सब बताकर मुझे मेरी मुसीबत और नहीं बढ़ानी। तुम यही सोच रहे होंगे कि मुझे बताकर तुम्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं बढ़ानी, पर अगर बताओगे तो प्रॉब्लम कम भी हो सकती है। मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स में हूं उसकी वजह ही तुम और तुम्हारे स्वामी हो। तुम यहां कैसे आई? कहीं मैंडी ने ही तो मुझे फंसाने के लिए जिया को नहीं मारा? रात हो रही थी तो सोचा तुम्हें इधर से ही पिक कर लूं। मुझे ये ऐसे परेशान देखेगी तो इसे शक हो जाएगा। मुझे नॉर्मल रहना होगा।
चार्ली ने गहरी सांस ली और खुद को संभाला। तभी उसने सामने से निक की गाड़ी को निकलते हुए देखा। ओह गॉड, लगता है पुलिस को खबर हो गई है कि होटल में मर्डर हुआ है। कुछ ही देर में अरावली की रेंज स्टार्ट हो गई। हल्की हल्की बारिश होने लगी। एक तरफ सुहाना मौसम, दूसरी तरफ रात का समय। चार्ली को यह सब अच्छा लग रहा था, पर उसके दिमाग से जिया की लाश भी नहीं जा रही थी। चार्ली पहाड़ियों की तरफ देखने लगा। सिल्वर क्लाउड अब आने ही वाला था। सिल्वर क्लाउड लगभग 100 एकड़ में अरावली पहाड़ियों के पास बहुत बड़ी जगह में बना हुआ था। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत पेड़ पौधे थे और उनके बीचों बीच में सिल्वर क्लाउड मैंशन था। इसके अलावा उस मैंशन में एक मिनी गोल्फ कोर्स, राइडिंग ट्रेल्स, शूटिंग रेंज, बैठने के लिए शेड्स और एक छोटी सी लोटस से भरी हुई लेक भी थी। कहते हैं जिंदगी की हर लग्जरी, सुख सुविधा और खूबसूरती उस मैंशन में थी। लेक के पीछे एक छोटा सा रूम बना हुआ था जिसको 19th सेंचुरी के राजा ने बनवाया था। जो भी जानवर लेक में पानी पीने आते थे, राजा उस रूम में छुपकर उनका शिकार करते। उन राजा के बाद चार्ली के नाना जी ने उस जगह को एक 1 बेडरूम हंटिंग लॉन्ज में बदल दिया, जिसमें ग्लास विंडोज, फायरप्लेस, एक छोटा सा बार और किचन था। चार्ली की यह फेवरेट जगह थी क्योंकि वहां बहुत शांति थी। चार्ली को याद आया कि वहां लेक पे पानी पीने के लिए डियर्स, लेपर्ड्स आया करते और जिनका शिकार उसके नाना जी करते। एक बार उसके नाना जी एक लेपर्ड का शिकार करने की फिराक में थे। उन्होंने निशाना लगा लिया, पर वो लेपर्ड वहां से भाग निकला। पर थोड़े दिनों के बाद नाना जी को वहां उसके पैरों के निशान दिखाई दिए। एक दिन चार्ली के मामा चार्ली को अपने साथ सिल्वर क्लाउड ले गए। चार्ली, तुम्हें नाना जी बुला रहे हैं? चार्ली रात में अपने नाना के पास पहुंचा और उनके साथ ही उसने डिनर किया। डिनर करते करते उन लोगों की बातचीत शुरू हो गई। चार्ली, मैं चाहता हूं कि तुम आज रात मेरे साथ हंटिंग लॉज में चलो। नाना जी, क्या वहां लेपर्ड आएगा? हो सकता है, शायद तुम मेरे लिए लकी रहो। मैं बहुत दिनों से उसे मारने की कोशिश कर रहा। कभी वो आएगा ही, शायद आज ही आ जाए। वो लोग हंटिंग लॉज के लिए निकल पड़े। नाना जी ने अपनी माउजर 28 राइफल ली और चार्ली ने एक बैग में कार्ट्रिज बॉक्स, हॉट टी थर्मस और वाटर बॉटल ली। वो भी नाना जी के साथ चल पड़ा। वो हंटिंग लॉज के बरामदे में जाकर बैठ गए। काफी देर हो गई लेकिन लेपर्ड नहीं आया। ऐसे कर कर उन्होंने कई दिन कोशिश की, पर लेपर्ड नहीं आया। फिर एक दिन अचानक से लेपर्ड आया और घात लगाकर उसने चार्ली के नाना जी पर अटैक किया, जिससे उनकी डेथ हो गई। चार्ली ने ये स्टोरी सिर्फ आशा को सुनाई थी। बाकी सबको यही पता था कि चार्ली के नाना जी की डेथ बीमारी से हुई। एक दिन चार्ली और आशा हंटिंग लॉज में बैठे मैंगोज खा रहे थे। तभी आशा चार्ली से पूछने लगी, लेपर्ड्स कहाँ हैं? क्या कभी तुमने उन्हें देखा है? हाँ, एक बार तो उनकी पूरी फैमिली को देखा था, जिसमें 2 बड़े लेपर्ड्स और उनके 3 कब्स थे। ये सुबह की बात थी जब वो सब लेक में पानी पीने आए थे। उस टाइम पर हम भी यहीं थे। मेरे नाना जी ने मुझसे पूछा कि बताओ किसको शूट करूं। वो छोटे छोटे कब्स बहुत छोटे और क्यूट थे। मैं उन्हें मारना नहीं चाहता था, और अगर उनकी मम्मी वो मर जाएगी तो उन कब्स को कौन देखेगा। ये सोचकर हमने उस मेल लेपर्ड को शूट करने का डिसाइड किया, पर तब तक वो वहां से भाग गया। शायद उसे पता चल गया था कि उसके आसपास कोई है। पर नाना जी अपनी पोजीशन ले चुके थे और उन्होंने शूट कर दिया, पर उस गोली ने फीमेल लेपर्ड को शूट कर दिया और उसके कब्ज वहां रोते रहे। नाना जी खुशी से चहक उठे। देखा, मार दिया ना उसको। लेकिन मुझे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं भी रोने लगा। उस टाइम मैं बहुत हर्ट हुआ। पर ऐसा क्यों? वो तुम्हारा लेपर्ड थोड़ी था। हाँ, मेरा नहीं था, पर वो लेपर्ड था जिसे मैं मारना नहीं चाहता था। पर शायद नाना जी उन लेपर्ड्स को यह बताना चाहते थे कि किसी तरह उनका भी टाइम आएगा और वो भी उनके ही हाथों मारे जाएंगे। बड़े होने के बाद भी मुझे उस बात का बहुत दुख रहा। शायद इसीलिए तो मेरी वाइफ की भी डेथ हो गई।
क्योंकि मैंने न चाहते हुए भी उस लेपर्ड को चूज किया था। आशा उस फीमेल लेपर्ड की मौत पर कहा करती कि जैसे नाना जी उस लेपर्ड को शूट करने के लिए ढूंढ रहे थे, उसी तरह वो भी नाना जी को मारने का वेट कर रहा होगा, और उनकी डेथ इस बात को प्रूव भी करती है। फिर एक के बाद एक अचानक से आशा ने चार्ली से पूछा, फिर उन कब्ज का क्या हुआ? नाना जी ने उन्हें अपने पास ही रखा जब तक वो बड़े नहीं हो गए, और फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया। फिर वो कभी वापस नहीं आए। क्या नाना जी ने उनको भी मार दिया था? पता नहीं, मुझे उन्होंने बताया नहीं। पर क्यों? और तुमने उनसे पूछा क्यों नहीं? नहीं पूछा, क्योंकि मेरे नाना जी को पसंद नहीं था कि कोई उनसे इतने सवाल करे। अच्छा, पर आज अगर वो होते तो मैं खुद ही उनसे पूछ लेती। काश मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिल पाती, उन्हें मैं जरूर पसंद आती। मैंने नोटिस किया है इस घर में कहीं भी तुम्हारे पेरेंट्स की कोई फोटो भी नहीं। ऐसा क्यों? इसका कारण तो मुझे नहीं पता, पर मेरे मामा जी ने मुझे बताया था कि नाना जी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते थे, और सबसे ज्यादा मेरी मासी से। पर वो जाने कहां चली गई, फिर लौट कर ही नहीं आई। उनके जाने के बाद नाना जी उनकी फोटो देखकर दुखी हो जाया करते, इसीलिए मामा जी ने सारी फोटोज हटा दी। अब जब चार्ली मैंडी के साथ में सिल्वर क्लाउड जा रहा था तो उसे अपने नाना जी की याद आ रही थी। कैसे नाना जी ने ये जगह एक सीक्रेट रखी, किसी को भी नहीं पता कि ये पैलेस अब मेरा है, पर इसे कैसे पता? चार्ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंडी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। जिया का क्या हुआ? चार्ली की जैसे काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके माथे पर गन रख दी हो। क्या मैंडी को जिया के खून के बारे में पता चल गया था? पर कैसे? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। क्या मतलब? अरे ऐसे क्यों डर गए, जैसे कोई कांड करके आए हो? कांड? कैसा कैसा कांड? ओहो, मैं तो बस इतना पूछ रही थी कि जिया की पार्टी कैसी रही। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? मैं गया था जिया से मिलने, पर शायद पार्टी खत्म हो चुकी थी। वहां कोई मिला ही नहीं मुझे। वापस आ रहा था तब तुम मुझे मिली। बहुत जल्दी पार्टी खत्म हो गई। ये मैंडी तो मुझसे बिना डायरेक्शन पूछे एकदम सही चल रही है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पहले भी सिल्वर क्लाउड जा चुकी हो। वैसे तुम्हारा पैलेस बहुत खूबसूरत जगह पर है। मैंडी की इस कॉम्प्लीमेंट पर चार्ली चुप रहा। दरअसल चार्ली ने सबको अपने हाउस स्टाफ में ये बताया था कि ये पैलेस उसकी मासी का है, जो कि थाईलैंड में रहती हैं, और उन्होंने चार्ली को जगह की देखभाल करने को कहा है। किसी को भी नहीं पता था कि ये पैलेस उसका ही है। इस मैंडी को सब पता है, तो ये भी पता होगा कि ये मेरा पैलेस है। आई एम श्योर चाओ ने ही जरूर मैंडी को सिल्वर क्लाउड के बारे में बताया होगा। मन कर रहा है उसको जोर से थप्पड़ लगाऊं उस चाओ को। सिल्वर क्लाउड चार्ली के नाना जी ने एक राजा से दिवाली पर सट्टे में जीता था। रिच लोगों के लिए यह तो बहुत कॉमन बात थी कि वो सट्टे में अपनी क्वीन, प्रॉपर्टी, कार, वेल्थ सबको लगा देते, और इस तरह से सट्टे इतने सीरियस होते जैसे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच। ये घर मेरे लिए मेरा सीक्रेट गेट अवे है। मैं जब भी लोनली या सैड फील करता तब बस यहां आ जाता और शांति से माउंटेन्स के बीच रहता, पर इस चाव ने मेरी ये शांति भंग करवा दी। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। पर पता नहीं क्यों इतनी परेशानियों के बाद भी अब जब चार्ली मैंडी के साथ सिल्वर क्लाउड जा रहा हूं तो मुझे मैंडी के साथ एक रिलीफ सा मिल रहा है। अब बस वहां जाकर एक काम फीलिंग होगी। चार्ली ने देखा कि मैंडी को सिल्वर क्लाउड का पूरा रास्ता पता था। वो एकदम करेक्ट वे में ड्राइव कर रही थी, लेकिन वो सब चीजों से ऑलरेडी इतना परेशान हो चुका था कि इस बारे में उसने मैंडी से पूछा ही नहीं कि उसे सिल्वर क्लाउड के बारे में कैसे पता। उनकी कार सिल्वर क्लाउड पहुंची। गार्ड्स ने गेट ओपन किया और अंदर कार पास हुई। सबने मैंडी को सलाम किया जैसे वो उसे जानते हो और मैंडी यहां आती रहती हो। मैंडी, तुम यहां आ चुकी हो? मत पूछो, मुझे पता नहीं है। मेरा पैलेस, मेरे गार्ड्स और ये सब एक स्ट्रेंजर को सलाम कर रहे हैं। अभी जाने दो,
बाद में देखता हूं इन्हें मैं। मैंडी ने चार्ली की तरफ देखा, ये सोचकर कि शायद चार्ली उससे कुछ और क्वेश्चंस करेगा, लेकिन चार्ली ने उससे कुछ नहीं पूछा। मैंडी ने कार पार्क की और हंसते हुए चार्ली से बोली, आउट माय पार्टनर इन क्राइम। पार्टनर इन क्राइम? मतलब कहीं तुमने तो बफे भट्ट को नहीं मारा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं क्यों मारूंगी उसे? कार से उतरो, चलकर लेमनेड पीते हैं, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ। मैंडी की इस बात पर चार्ली और चिढ़ गया। शाम हो चुकी थी। चार्ली और मैंडी गार्डन में बैठे हुए थे, पर चार्ली बस अपनी पुरानी यादों में डूबा हुआ था कि तभी उसे 4-5 लोग की परछाई दिखाई दी। वो उनकी तरफ ही आ रही थी। चार्ली नजर उठा के देखा तो निक शर्मा और उसके साथी पुलिस वाले थे। चार्ली वहीं बैठा बैठा लड़खड़ा गया। निक अपने साथी पुलिस वालों से बोला, अरे इस पैलेस की तलाशी लो। क्या है ये सब तलाशी किस लिए? रुको ऑफिसर्स, मुजरिम तो ये रहा, यही मिल गया। ये क्या बदतमीजी है? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने सुरेश भट्ट को मारा? ना 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 ना, पहली बात भट्ट को तुमने मारा, इसका सबूत मैं जल्दी लेकर आऊंगा और तुम्हें यहां से घसीटते हुए ले जाऊंगा। पर इस समय जिया मल्होत्रा के कातिल को पकड़ने आया हूं। उनकी लाश होटल रॉयल के पास जंगल में मिली है। What? ये सुनते ही चार्ली की हलक सूख गई। फिर भी वो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। What? कब? ये कैसे हुआ? ओह गॉड, कहीं ये मैंडी बोल न दे कि मैं उससे मिलने गया था, फिर तो सारा का सारा ब्लेम मेरे सर पर ही आएगा। और ये जिया की लाश तो होटल के रूम में थी, जंगल में कैसे पहुंच गई? क्या हो रहा है ये? हाँ, शी इज नो मोर। और उसका मर्डर तुमने किया चार्ली। What rubbish? अच्छा तो तुम ये बताओ कि कल शाम करीब 6:30 बजे कहाँ थे तुम? निक का इतना पूछना हुआ कि बीच में ही मैंडी बोल पड़ी, ये मेरे साथ था। ओ रियली? पर होटल के मैनेजर ने बताया कि कल शाम इस समय मिस्टर सेठ उनके होटल में थे। चार्ली की जान निकल ही गई। उसे पक्का समझ आ गया कि अब उसे भगवान भी नहीं बचा सकते। बात कराना होटल के मैनेजर से और अरेस्ट वारंट दिखाना जरा। ऐसे ही तुम इतनी बड़ी पर्सनालिटी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये कातिल है। रही बात अरेस्ट वारंट की तो वो भी आ जाएगा, और सबूत की बात रही तो होटल के मैनेजर से आपकी बात करा देते हैं। निक ने होटल के मैनेजर को कॉल लगा दिया। हेलो, हु इज दिस? इंस्पेक्टर निक शर्मा दिस साइड। तुम अभी ये बताओ जो तुमने कल मुझे बताया था। तुमने चैतन्य सेठ को कल अपने होटल में 6:30 बजे देखा? सॉरी सर, मैंने आपको कल कहाँ कुछ बताया, और कल इस टाइम तो मैं था ही नहीं। मेरी ड्यूटी चेंज हो चुकी थी 6 बजे। यही मैंने आपको कल भी बताया था ना। व्हाट रबिश, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? सुन लिया? हो गया ना तुम्हारा? मैं कल मैंडी के साथ था और इसका सबूत भी तुमने खुद ही दे दिया, तो अभी निकलो यहां से। निक सोच में पड़ गया कि आखिर होटल के मैनेजर ने झूठ क्यों बोला, और अब उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे वो चार्ली को गिरफ्तार करे। वो अपना सा मुंह लेकर चला गया। आज तो तुम बच गए, पर कल मैं तुम्हें सबूत के साथ अरेस्ट करके ले जाऊंगा। तैयार रहना तुम। आखिर ये कैसे हुआ? किसने मुझे बचाया? चार्ली मैंडी की तरफ देखने लगा, पर वो कुछ ना बोलकर घर के अंदर चली गई। चार्ली मैंडी से बात करना चाह रहा था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर वो भी डिनर करके सो गया। अभी उसकी आंख लगी ही थी कि उसे किसी की आवाज आई, और वो आवाज उसे जानी पहचानी सी लगी। उसकी आंख खुली और वो रूम से बाहर आया, और बाहर आते ही वहां उसे एक और बड़ा झटका लगा। रॉयल होटल के मैनेजर ने क्यों निक शर्मा से झूठ बोला? क्या ये नई साजिश थी मैंडी की? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ये दोनों यहां? चार्ली ने देखा कि सामने हॉल में स्वामी जी और कोक राव थे। उन्हें देखकर चार्ली के हाथ पांव एकदम सुन्न हो गए। उसने अपने पास रखी आर्म चेयर का सहारा लिया, वरना वो इस शौक से गिर ही जाता। हाय चार्ली। This is gonna be epic. तुम सब भी यहाँ हो?
ये सब तुम्हें समझ नहीं आ रहा होगा। मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बस इस कोक राव को पकड़कर बहुत पीटूं। मैंडी चार्ली के एक्सप्रेशन समझ गई। उसे रोकने के लिए उसने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। वहां दूसरी तरफ स्वामी जी खुद ही एक चेयर लेकर बैठ गए और कोक राव वॉल के सहारे खड़ा होकर माउंटेन्स को देखने लगा। चार्ली, चलो ड्राइंग रूम में चलते हैं, ड्रिंक्स वहां ही रखिए। फिर 9 बजे हमें डिनर भी करना है। मैंने कुक से तुम्हारे लिए फ्रेंच चिकन डिश बनाने के लिए कहा है। बाकी हम सब खिचड़ी खाएंगे। ये मेरे कुक को भी जानती है और मेरी फेवरेट डिश भी, बट कैसे? अब बहुत हो गया। What the fuck? मैंडी, who the hell are you? जो ऐसे मेरे घर में घुस आई हो जैसे ये तुम्हारा घर हो, और मेरे सर्वेंट्स को भी ऑर्डर्स दे रही हो तुम। निकल जाओ यहां से इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। That is good idea to call the cops, चैतन्य। मैंडी ने उसे पहली बार उसके रियल नेम से बुलाया। वहीं इन सब बातों से स्वामी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चुपचाप चेयर पर बैठ के स्मोक करने में लगा रहा। अब बस, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे नहीं पता तुम ये सब कैसे जानती हो, ये क्यों कर रही हो, लेकिन बहुत जल्द मैं पता लगा लूंगा। तुमने ही बफे भट्ट का मर्डर किया है और शायद जिया को भी तुमने ही मारा होगा और मुझे फंसा रही हो और फिर तुम ही बचा भी रही हो। ये सब तुम्हारा फैलाया जाल है। मैं तुम लोगों को यहां से निकाल के ही रहूंगा। गेट द फक आउट ऑफ हियर, वरना अभी गार्ड्स को बुलाकर तुम लोगों को यहां से धक्के मार कर निकालूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है। भीम भसीन जैसे 100 लॉयर्स और ऐसे 1000 पुलिस वाले मैं आराम से खरीद सकता हूं। चार्ली को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर मैंडी ने चार्ली के चेस्ट पर हाथ रख दिया। जाने क्यों उसके हाथ रखने से चार्ली शांत हो गया। ओके, काम डाउन। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। मैं चली जाऊंगी, बट पहले डिनर कर लो, खाना ठंडा हो रहा है। अचानक से चार्ली ने मैंडी को कस के हक कर लिया। आई एम सॉरी, प्लीज डोंट गो। मुझे पता था तुम ये कहोगे। मैंडी, क्या डिनर के बाद तुम मेरे बिस्तर पर सोओगी? नो चार्ली। अच्छा ठीक है, बस जब तक मैं अच्छे से सो ना जाऊं तब तक तुम मेरे साथ ही रहना। ओके, आई विल डू दैट। सब डिनर टेबल पर बैठ गए। डिनर में फ्रेंच डिश नहीं थी, बल्कि कुक ने चिकन बिरयानी और मटन कोरमा बनाया था। यह देख के चार्ली खुश हो गया कि मैंडी कम से कम एक बार तो गलत साबित हुई। छोटी छोटी जीत में भी बहुत मजा है। वो 2 नमूने कहाँ हैं? मीन्स? आई मीन राव एंड स्वामी। वो उनके बेडरूम में डिनर कर रहे हैं और राव ज्यादा टाइम तक यहाँ नहीं रहेगा। मैंडी चलो, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। अरे नहीं, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम्हें तो सब पता होता है। ये सुनकर मैंडी मुस्कुरा उठी, जैसे कह रही हो हाँ मुझे पता है। चार्ली अपने हॉर्स सिल्वर से मिलने गया। उन्हें देखकर सिल्वर बहुत खुश हो गया। उन्होंने सिल्वर को बाहर निकाला और मैंडी उसके ऊपर बैठ राइड करने लगी। चार्ली स्मोक करते हुए उन्हें देख रहा था। वो चार्ली के अराउंड ही घूम रहे होते। तभी मैंडी ने चार्ली के ऊपर अपनी शॉल फेंक दिया। चार्ली ने बड़े प्यार से शॉल को उठा लिया। कुछ देर बाद हॉर्स राइडिंग के बाद मैंडी ने हॉर्स से उतरकर चार्ली के हाथ से शॉल ली और उसे दोबारा ओढ़ लिया। मैंडी ने कहां से हॉर्स राइडिंग सीखी पता नहीं क्यों, पर इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये सिल्वर हाउस मैंडी के लिए ही बना हो। फिर उन दोनों ने सिल्वर को उसके अस्तबल में छोड़ दिया। जाने क्यों दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ वापस मैंशन में अंदर आए। चार्ली को मैंडी का हाथ पकड़कर बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। फिर चार्ली ने हीटर ऑन किया और वो दोनों ब्लैंकेट के अंदर गए, एक दूसरे से दूर, बिना एक दूसरे को टच किए। दोनों बहुत चुपचाप थे कि तभी चार्ली ने अपनी चुप्पी तोड़ी। मैंडी, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? नहीं, मुझे तो नहीं देखा होगा, कोई और होगी। मैं सिर्फ एक ही हूँ। चार्ली ने उठकर लाइट्स ऑफ की और सोने के लिए चला गया। चार्ली जब सुबह उठा तब मैंडी वहां नहीं थी, लेकिन उसने देखा कि उसके पिलो पे आई लाइनर से कुछ नंबर्स लिखे थे। मैंडी ने 2 और डिजिट्स बता दिए थे चार्ली को उस फोन नंबर के। मैंडी, मैंडी, मैंडी! मैंडी अचानक से कहां चली गई?
क्या था उन फोन नंबर डिजिट का राज? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। मैंडी, तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? चार्ली अपने बेड पर बैठे बैठे मैंडी को पुकार रहा था, पर वो घर पर नहीं थी। तभी चार्ली की सेक्रेटरी शीना का कॉल आया। यस शीना। गुड मॉर्निंग चार्ली। तुमको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई है। भासन के ऑफिस से कॉल आया था, वो पेपर्स ऑफिस भेज रहे हैं। पर चार्ली, एक बात पूछनी थी। यस, आस्क मी। तुम किसी का मर्डर नहीं कर सकते ना, राइट? या तुमसे सच में मर्डर हो गया है? चार्ली को यह सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उसकी सेक्रेटरी उसके बारे में ऐसा सोच रही है। इसे क्या लगता है, क्या मैं कोई डरपोक या कायर हूं? What do you think, शीना? Am I a padded bra? ये बोलते वक्त चार्ली के दिमाग में ये चल रहा होता कि रिकी कहाँ है। दरअसल रिकी उसका सर्वेंट था जिसे चाव ने ट्रेन किया, स्पेशली उस समय के लिए जब चार्ली सिल्वर क्लाउड में रुकता। उसे पता है मुझे बेड टी चाहिए होती, फिर भी लेकर नहीं आया। पता नहीं सारे सर्वेंट्स कहाँ गए। पैडेड ब्रा? चार्ली, तुम पैडेड ब्रा क्यों होंगे? ओह अच्छा, इसलिए क्योंकि तुम बाहर से इतने सख्त हो और अंदर से सॉफ्ट, या फिर तुम बाहर से एक मॉडल बने हुए थे और अंदर से बफे भट्ट को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। हाँ, तो क्या समझूं मैं मतलब इसका? लिसन शीना, मैंने बफे भट्ट को नहीं मारा। वो कितना अगली था, मैं तो उसके पास भी नहीं जाता था। तुम्हें तो पता है, आई ओनली लाइक ब्यूटी। रियली? यस। और ये बताओ, तुमने लैम्बोर्गिनी खरीद ली जैसा मैंने कहा था? यस, वो ऑफिस में पार्क्ड है। ठीक है, तुम कार को सिल्वर क्लाउड भेज दो। और हाँ, इस वीकेंड में एक पार्टी अरेंज करो और सबको इनविटेशन भेजना। पर पार्टी वो किस लिए? किसके लिए मतलब? तुम मेरी सेक्रेटरी हो या वाइफ जो ऐसे सवाल कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ नहीं, बस सेक्रेटरी हूँ। बट आई केयर फॉर यू, इसलिए पूछ रही हूँ। चार्ली को शीना की ये बात काफी अच्छी लगी। ऑफिस में शीना ही एक ऐसी लड़की थी जो चार्ली की सेक्रेटरी होने के साथ साथ दोस्त भी थी। वो चार्ली को समझती थी, शायद उतना ही जितना आशा उसे समझती थी। यही वजह थी कि चार्ली अपने आप को लेकर हमेशा टेंशन फ्री रहता, क्योंकि शीना सब बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। ऑफिस वर्क के अलावा शीना चार्ली को सर ना कहकर चार्ली ही कहती थी, और इससे चार्ली को प्रॉब्लम नहीं था। मैं पार्टी अरेंज कर रहा हूं सबको बताने के लिए कि चार्ली इज बैक। मुझे अपनी एंटीसिपेटरी बेल सेलिब्रेट करनी है। चार्ली को लगा कि बुफे भट्ट और जिया के मर्डर के बाद सब उसे इग्नोर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चार्ली को बहुत सारी पार्टीज के इनविटेशन आए हुए थे। शीना, जितने भी मेरे लिए इनविटेशन आए हैं सबको मना कर दो। ओके, पर क्यों? बस यूं ही, थोड़ा ईगो भी जरूरी है। और अब मैं फोन रखता हूं, मुझे अभी चाय पीनी है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। उसके बाद चार्ली बेड के साइड टेबल पर रखे बॉक्स में से एक सिगरेट लेकर स्मोक करने लगा। अब तक चाय क्यों नहीं आई? इतनी देर हो गई। चार्ली खुद ही उठकर नीचे गया। वो ब्रेकफास्ट रूम में गया, पर वहां कोई नहीं था। टेबल्स पर ब्रेकफास्ट भी नहीं था। वो किचन में गया, वहां उनकी सबसे पुरानी कुक थी जिसे वो वो चेयर पर बैठी सीरियल देख रही थी। रिकी कहाँ है? और बाकी सारे सर्वेंट्स कहाँ हैं? कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। सर, वो बाहर गार्डन में योगा कर रहे हैं। स्वामी जी ने सबको योगा सिखाया है और मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने को कहा। उन्होंने ये भी बताया कि योगा बॉडी और सोल दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। मुझे रिकी से बात करनी, लेकिन उससे पहले मुझे टी और ब्रेड चाहिए। सॉरी सर, मैं बना देती, बट
मैंडी मैम ने कहा है कि आपको खुद ही अपना ब्रेकफास्ट बनाना सीखना होगा। फिर से मैंडी। ये मैंडी और उसका स्वामी दोनों ने मेरी नाक में दम कर रखा है। सर, मैंडी मैम ने कहा था आपको ये करने में बहुत मजा आएगा। चार्ली का मन किया कि वो उस कुक को वहीं मार दे और मैंडी को बुलाकर बोले मेरी लाइफ से दूर हो जाओ, कि तभी उसे वो पिलो पे लिखे नंबर याद आए और वो स्माइल करने लगा। आई एम मिसिंग मैंडी। ओके, मैं ही बनाता हूं नाश्ता। ठीक है, तो आप मुझे सिखाइए नाश्ता बनाना। शुरुआत टी बनाने से करते हैं। चार्ली ने पूरी सुबह टी, एग्स और टोस्ट बनाने में निकाल दी। नाश्ता बनाते हुए चार्ली ने एक टी पॉट तोड़ दिया, 6 एग्स फ्लोर पर गिरा दिया और तो और अपना पैर गर्म पानी से जला लिया। लेकिन अब फाइनली उसका ब्रेकफास्ट बन गया। वो अपना बनाया हुआ ब्रेकफास्ट ट्रे में रखकर टेबल पर बहुत ही प्राउडली ले गया और विंडो से बाहर देखते हुए ब्रेकफास्ट करने लगा। कल नाइट में कैसे मैंडी के साइड में उसको हक करके सोया मैं। ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं किसी लड़की के साथ बेड पे था, बट उसके साथ सेक्स करने का मन नहीं हुआ। चार्ली बस मैंडी के बालों को स्मेल करते हुए साइड में लेटा रहा। ये सब सोचते हुए चार्ली अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चेयर से उठ गया और उसने कुक से टेबल क्लीन करने के लिए कहा। नहाने और शेव करने के बाद चार्ली अपने कपड़े ढूंढने लगा। रिकी ने उसके कपड़े भी नहीं निकाले थे, या शायद मैंडी ने ही उसे मना किया था। चार्ली एक पुरानी टी शर्ट और पैजामा पहनकर बाहर हॉल में आ गया। बाहर बहुत अच्छी धूप निकली थी और अब वो मैंडी को मिस कर रहा था और उसकी आवाज सुनना चाहता था। वो नंबर्स को याद करता जो मैंडी ने उसे दिए। उसे अब 5 डिजिट्स और चाहिए थे। तभी चार्ली की नजर रिकी पे गई। वो गार्डनर से बात कर रहा था। चार्ली ने सोचा इसे डांटता हूं, इसने कोई काम नहीं किया मेरा सुबह से। पर उसके पास पहुंचने के बाद वो उसे डांट नहीं पाया। हे रिकी, मुझे फ्रेंच चिकन डिश बनाना सिखा दोगे? तभी एक ब्लैक लैम्बोर्गिनी वहां आई। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और चार्ली को सलाम करते हुए बोला, सर, आप लॉन्ग ड्राइव पे जाना पसंद करेंगे? तुम कौन हो और मुन्ना कहाँ है? मुझे नहीं पता सर, मैं तो उसका भाई जिन्ना हूँ। शीना जी ने मुझसे कहा कि ये कार आपके पास लाने के लिए। चार्ली ने शीना को कॉल किया, लेकिन उसने फोन पिक नहीं किया। फिर चार्ली ने चाओ को कॉल लगाया। चाओ, मेरा ड्राइवर मेरा काम करने की जगह और क्या कर रहा है? सर, मुन्ना स्वामी जी को बेंटली ड्राइव करना सिखा रहा है। What the fuck? मैंडी कहाँ है? उसको फोन दो। वो भी स्वामी जी के साथ है। मेरा ड्राइवर स्वामी को मेरी ही कार ड्राइव करना सिखा रहा है। बेंटली चार्ली की सबसे फेवरेट कार थी। चार्ली उसे किसी को टच भी करने नहीं देता, सिवाय उसके ड्राइवर मुन्ना के। चार्ली फिर से परेशान हो रहा था। ये स्वामी और मैंडी मेरे घर में क्यों हैं? और अब तक मेरा स्टाफ इनकी बात क्यों मान रहा है? बस बहुत हुआ। चार्ली ने जिन्ना से लैम्बोर्गिनी की कीज ली और कार में बैठ गया। कार ड्राइव करते हुए वो अपने घर की तरफ निकल गया। तभी उसकी नजर जिन्ना पर पड़ी, जो कि पीछे से भागते हुए आ रहा था। सर रुको, मुझे भी घर चलना है सर। लिए चलो सर। चार्ली उसे इग्नोर करते हुए निकल गया। जल्द ही चार्ली अपने घर पहुंच गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि ड्राइंग रूम में उसे स्वामी और मैंडी मिलेंगे। पर जब चार्ली वहां पहुंचा तो ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। पूरा घर खाली था। चार्ली अपने रूम में गया। अब भी इसमें रीता की डेड बॉडी होगी। लगता है चाओ ने उसका काम तमाम कर दिया। वाह, मेरा मन कर रहा है कि मैं चाओ को हक कर लूं, उसकी जेब पैसे से भर दूं। चार्ली ने चाओ को बुलाने के लिए बेल रिंग की और अपने लिए ड्रिंक बनाने लगा। सर, आपने बुलाया? चार्ली उसे हक करना चाहता था, बट वो उसका सर्वेंट था, तो चार्ली ने बस उसकी पीठ थपथपा दी। वो गई? हाँ सर। कहाँ ले गए तुम उसे? सर नीचे, सर बेसमेंट में। किस बेसमेंट में? सर किचन बेसमेंट में। मतलब वो डेड बॉडी किचन में? हाँ सर, फ्रीजर में, जहाँ मीट फिश सब रखते हैं। तुमने उसे फ्रीजर में क्यों रखा? कहीं जाकर गाड़ा क्यों नहीं? सर, गाड़ देता तो मेरा इंतकाम नहीं पूरा होता। इंतकाम मतलब? कुछ नहीं, आप बताएं आगे क्या करूं? आज रात उस बॉडी को ले जाना और कहीं गाड़ देना। सॉरी सर, मैं नहीं कर सकता, मैडम ने मना किया है। मैडम? कौन मैडम?
मैंडी? हाँ सर। मैंडी को इस बारे में भी पता है? हाँ सर, घर में बहुत गंदी बदबू आ रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा इतनी बदबू क्यों आ रही है, तो सर मजबूरी में बताना पड़ा। फिर उन्होंने स्वामी जी को बुलाया और मिलकर ये डिसाइड हुआ कि बॉडी को फ्रिज में रखें। उन दोनों ने उसे नीचे ले जाने में मेरी मदद भी की। स्वामी जी को भी पता है? यस सर। ये तुमने क्या किया चाओ? सर आप परेशान मत हो, फ्रीजर में बॉडी खराब नहीं होगी। और मैडम तो आपकी फ्रेंड है, और सर स्वामी जी तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो मुझे प्रॉमिस भी किया कि वो मेरे बच्चों का इंग्लैंड के स्कूल में एडमिशन करा देंगे। चाओ और चार्ली आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी जॉन डर कर चिल्लाते हुए आया। सर 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 चार्ली सर, ये चाओ चाओ चाओ। जॉन अचानक ऐसे क्यों डर से चिल्ला रहा था, जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। सर सर। चार्ली ने देखा कि जॉन डर से थर थर कांप रहा है। उसकी सांस फूल रही थी, पसीने से तरबतर वो लड़खड़ा रहा था। जॉन काम डाउन, क्या हुआ शांति से बताओ। सर नीचे बेसमेंट में सर। सर वहाँ एक लाश है, अब क्या होगा? पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी सर। ओह गॉड, तो इसने भी रीता की लाश देख ली, कहीं ये किसी को बता ना दे। चार्ली ने अपनी अलमारी से नोटों की गड्डी निकाली और जॉन के हाथ में रखते हुए बोला, जॉन अब तुमने कुछ नहीं देखा। पैसा देखकर जॉन तो एक झटके में सारा डर भूल गया। उसकी आंखों में चमक आ गई। जी सर, कुछ नहीं देखा सर। कुछ दिनों के लिए अपने घर चले जाओ, बेटर फील हो तब आ जाना। जॉन पैसे लेकर निकल गया और वहीं खड़ा चाओ ये सब देख रहा था। बेशक जॉन का मुंह उसने बंद कर दिया था, पर भट्ट की मौत, रीता की मौत, फिर जिया की मौत, इन सब की मौत का ब्लेम चार्ली पर था। चार्ली सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक के बाद एक डेथ। मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी भट्ट, रीता और जिया के मर्डर में फंस चुका हूं। और अब मैं और चाओ मिलकर एक डेड बॉडी छिपा रहे हैं। हम उस क्राइम को छिपा रहे हैं जो हमने किया ही नहीं। अब शमशेर और मैंडी को भी पता चल गया है सब कुछ। चार्ली अपना सर पकड़ के बैठ गया। तभी चाओ की आवाज उसके कानों में पड़ी। सर क्या मैं अब जा सकता हूँ? डिनर के लिए मीट में बाहर रखाया, वो खराब हो जाएगा। मेरी वाइफ डिनर के लिए कटलेट बना रही है। रुको एक मिनट। यस सर। मैंडी और स्वामी कहाँ हैं? मुझे नहीं पता सर। इतना कहकर वो बिना चार्ली से परमिशन लिए वहां से चला गया। व्हाट द फक, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं, ये मुझसे बिना पूछे चला गया। भैंचो लाइफ हेल कर दी इन सबने। पर अब बहुत अच्छा हुआ, मुझे मैंडी को ढूंढना होगा। उससे रीता के बारे में बात करनी होगी और इस स्वामी को भी रोकना होगा, कहीं ये जाके निक को सब बता ना दे। ये बास्टर्ड निक शर्मा तो वैसे भी मेरे पीछे पड़ा है। अगर उसे रीता के बारे में पता चला तो वो तो पक्का मुझे तिहाड़ जेल में पहुंचा देगा। ओह गॉड, मुझे खुद ही ये सब सॉल्व करना पड़ेगा और मैंडी को ब्लाइंडली फॉलो करना बंद करना पड़ेगा। ये मैंडी स्वीट बनकर कुछ बड़ा कर रही है, पर ये चाहती क्या है मुझसे? चार्ली अपने दिमाग पर बहुत जोर डाल रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां से सब स्टार्ट करे और कैसे करे। चार्ली पागलों की तरह घर में इधर उधर घूमने लगा। उसने अपनी सारी चीजों को देखा, फिर वो एक फोटो फ्रेम को हाथ में लेकर अपनी मम्मी, पापा, अंकल सबको याद करने लगा। चार्ली उनके साथ स्पेंड की हुई सारी मेमोरीज को मिस करने लगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और ना ही उसके दिमाग से ये बात निकल पा रही थी कि उसके बेसमेंट में एक डेड बॉडी है। रीता को अब इस घर से जाना ही होगा। ये काम अब मैं खुद ही करूंगा। मैं अब चाव पर और ट्रस्ट नहीं कर सकता, पर वो मैंडी और स्वामी को बता देगा कि मैं रीता को कहां ले गया। काम संभाल कर करना पड़ेगा और ये भी पता लगाना पड़ेगा कि बफे, भट्ट और जिया का मर्डर किसने किया। चार्ली लिफ्ट से नीचे बेसमेंट में चला गया। वहां उसने देखा कि बेसमेंट में एक बड़े से फ्रीजर के अलावा बहुत सारे बॉक्सेस पड़े थे। चार्ली फ्रीजर के पास गया और उसे ओपन किया तो उसे प्लास्टिक में रैप रीता की लाश फ्रीजर में पड़ी मिली। हे बेब, हाउ आर यू? तुम्हारी खूबसूरत लिप्स, अंडर आईज सब ब्लू कलर के हो गए।
मुझे तो हंसी आ रही है तुम्हें ऐसे देखकर। कितनी बदसूरत दिख रही हो। जैसे तैसे चार्ली ने अपनी हंसी रोकी और अपनी वॉच में टाइम देखा, जहां रात के 8 बज चुके थे। चाहे कुछ भी हो, आज तो मैं रीता को घर से बाहर कर ही दूंगा, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं रीता की बॉडी को फ्रीजर से बाहर कैसे निकालूं। कुछ तो करना पड़ेगा। बड़ी मशक्कत से उसने रीता की बॉडी को फ्रीजर से बाहर निकाल दिया। उसकी बॉडी एकदम कोल्ड थी, उस वजह से चार्ली की एक उंगली पर कट लग गया। वो बॉडी को छोड़कर अपने फिंगर को लिक करने लगा। तभी पीछे से आवाज आई, बेब, योर लिप्स आर मेड फॉर बेटर थिंग्स। चार्ली ये आवाज सुनकर बहुत घबरा गया, क्योंकि आवाज मैंडी की थी। मैंडी पर्पल कलर की साड़ी में खड़ी थी। वो बहुत ही प्रिटी लग रही थी। वाओ ब्यूटीफुल, मन कर रहा है कि इसे किस कर लूं। चार्ली मैंडी के पास गया और उसके फेस को होल्ड करके उसे अपने पास खींच लिया। फिर मैंडी की आंखों में देखते हुए बोला, आई वॉन्ट टू किस यू। That's nice. पर तुम्हें नहीं लगता है कि यहाँ तुम्हारी गर्लफ्रेंड की वजह से मूड खराब हो रहा है? तो तुम्हें सब पता है? Yes. फिर तो ये भी पता होगा कि मैंने रीता को नहीं मारा। अब इस बॉडी को ठिकाने लगाना है, पर चाओ मेरी बात नहीं सुन रहा और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। दरअसल चाओ के कुछ अलग प्लान हैं। तुम और स्वामी जी कम थे क्या, जो अब चाओ भी प्लान्स बनाने लगा? वैसे क्या प्लान है चाओ की? तुम्हें सब पता लग जाएगा टाइम के साथ। अभी के लिए अपने बेडरूम में जाकर आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी। चार्ली को मैंडी पर भरोसा नहीं था, पर पिछले कुछ दिनों से चार्ली के दिल में मैंडी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगा, जिससे चार्ली उस पर थोड़ा थोड़ा भरोसा करने लगा था। प्रॉमिस करो मैंडी। हाँ, प्रॉमिस। पता नहीं क्या बात है मैंडी में, जो मुझे ये अपनी हर बात मनवाने पर मजबूर कर लेती है। चार्ली ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैंडी ने उसके पास आकर उसके फोरहेड पर किस कर लिया। चार्ली को ये बहुत अच्छा लगा। वो धीरे धीरे मैंडी के प्यार में डूब रहा था। मुझे बहुत टेंशन होती है कि मैं उन मर्डर में फंस चुका हूँ जो मैंने किए ही नहीं, पर जब तुम पास होती हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ठीक हूँ। अच्छा। मैंडी, मुझे अभी तक बस 5 डिजिट्स मिले हैं तुम्हारे फोन नंबर के। तुम मुझे बाकी के 5 डिजिट्स क्यों नहीं दे देती? वो भी मिल जाएंगे, तुम बस मेरी बात मानो और अब जाओ यहाँ से, मुझे बहुत से काम करने हैं। गजल सुन लेता हूँ, शायद थोड़ा अच्छा लगे। कुछ ही देर में चार्ली गजल से बोर हो गया। अब उसका गजल सुनने में मन ही नहीं लगा, तो उसने म्यूजिक बंद कर दिया और फिर कर्टन्स बंद करके चला गया। तभी चार्ली ने अपनी कार को आते हुए देखा। शायद स्वामी होगा, पर मैंडी रीता की बॉडी को कैसे बाहर लेकर जाएगी? मेरी कार में? लेकिन ये तो बिल्कुल भी सेफ नहीं। मैंडी को शायद इंद्राणी मुखर्जी केस याद नहीं, कैसे उसकी कार को पुलिस ने पकड़ लिया था और अगले ही दिन वो जेल में थी। और वो नंबर मुझे कैसे मिलेंगे? जाने क्यों चार्ली के मन में उन नंबरों को जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ रही थी। वो खुद ही समझ नहीं पा रहा था कि उसे वो नंबर क्यों चाहिए। ये सब सोचते सोचते चार्ली की आंख लग गई। नींद में उसने एक बुरा सपना देखा, जिसे वो चौंक कर जाग गया। उसने उठकर देखा तो वो उसका डॉग कोर उसके बेड पर उसके साइड में था। कोर चार्ली के ऊपर आकर लेट गया। तभी सडनली बाहर से चार्ली को बहुत से लोगों की हंसने की आवाज सुनाई दी। चार्ली ने बेल बजाई, पर बहुत बार बेल बजाने के बाद भी कोई नहीं आया। कोई आ क्यों नहीं रहा? कहां है सब? घर के सभी लोग कहां गायब हो गए थे? क्या उस पैलेस में कोई और अनहोनी होने वाली थी? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड। ये चाहो सुन क्यों नहीं रहा है? घर के बाकी सर्वेंट्स भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। चार्ली बहुत गुस्से में था। वो बाहर हॉल में देखने लग गया कि सब लोग कहां हैं, पर वहां जाकर उसने देखा कि बहुत सारे लोग व्हाइट ड्रेसेस में और शाल ओढ़े योगा कर रहे हैं। चाओ और उसकी वाइफ सब लोग आगे बैठे हुए मिले और शमशेर स्वामी उन सब को गाइड कर रहा था। What the fuck you guys are doing in my lawn? चार्ली की आवाज सुन के सब चुप हो गए। चाओ और उसकी वाइफ डर से बिना एक पल गवाए चुपचाप वहां से खिसक लिए।
मैं इन्हें योग सिखा रहा हूं। मेरे लॉन में? यह अब मेरा टेम्पररी आश्रम है तो यहां ही सिखाऊंगा ना। ये मेरा लॉन है, तुम्हारा आश्रम कब से हो गया? मैंडी ने कहा कि अब मेरा आश्रम है। चार्ली ने स्वामी को बहुत गुस्से से देखा। वहीं स्वामी ने क्लैप करके सबको वहां से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि उसे पता था चार्ली पंगा कर देगा। लगता है आज चार्ली अच्छे मूड में नहीं है। चार्ली मत बुलाओ तुम मुझे, समझे? हम सब सॉर्ट आउट कर लेंगे, पर तब तक के लिए तुम्हें मुझे झेलना पड़ेगा, ऐसे ही। क्या सॉर्ट आउट करोगे? ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं कि जो चाहेगा मुंह उठा के आ जाएगा। स्वामी चार्ली की बातों को इग्नोर कर घर के अंदर चला गया। चार्ली भी उसके पीछे पीछे चिल्लाते हुए गया, ये मेरा घर है और तुम यहां मेरी परमिशन के बिना ये सब नहीं कर सकते। और वो मैंडी, उसे भी कोई अथॉरिटी नहीं है किसी को भी मेरी लाइफ और मेरे घर में कुछ भी करने की परमिशन देने की। आई बात समझ में? शमशेर स्वामी चार्ली को पूरी तरह इग्नोर कर सोफे पर अपनी आंखें बंद करके बैठ गया। चार्ली भी जाकर उसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। तभी चाओ एक ट्रे में 2 ग्लास कोकोनट वाटर लेकर आया और चार्ली नजरें चुराते हुए ग्लास चुपचाप टेबल पर रख के वहां से खिसक लिया। चाह की कोई गलती नहीं है इसमें। कोई भी इंसान किसी का भी गुलाम नहीं होता है, मगर जब उसे किसी काम के पैसे मिलते हो तब उसे गुलाम बनना पड़ता है। सब कुछ बदल रहा है हमारे आसपास। चार्ली थोड़ी देर शांत रहा, फिर अचानक वो स्वामी से पूछने लगा, हाउ मच? क्या? कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम मुझे पैसे के लिए ही ब्लैकमेल कर रहे हो ना? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे और मैंडी को तुमसे पैसे चाहिए? पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंडी को आखिर क्या चाहिए? बेटा, हमें पैसे नहीं, हमें सब कुछ चाहिए और हम ये हासिल करके ही रहेंगे, और ये करने में तुम ही हमारी हेल्प करोगे। ये सब सुन के चार्ली शॉक्ड रह गया। इतना बड़ा प्लान है मैंडी का, पर क्यों? मैं और तुम्हारी हेल्प? बिल्कुल भी नहीं। स्वामी मुस्कुराते हुए वापस चार्ली के पास आया और उसके कान के पास जाकर कहने लगा, एक राज की बात बताऊं? हमें पता है तुमने ही जिया का मर्डर किया। स्वामी ने अपनी पॉकेट से एक बिल का कागज निकालकर चार्ली को दिखाया। बिल देखकर तो चार्ली वहीं सुन्न हो गया। ये तो कुछ भी नहीं, और भी बहुत सबूत है तुम्हारे होटल रॉयल के कमरा नंबर 69 में होने के। ऐसा लग रहा है कि मैं चारों ओर से फंस गया हूं। ये बिल, ये तो जो जिया के लिए गिफ्ट खरीदा था उसका है। इसके पास कैसे? क्या सच में इसके पास सबूत है कि मैं उस दिन वहां पर था? स्वामी अपनी बात खत्म कर हंसते हुए वहां से चला गया, पर अब चार्ली की टेंशन और बढ़ गई। वो काफी देर तक सोचता रहा, पर उसका दिमाग ब्लॉक हो चुका था। ये सब मुझे पागल कर देंगे, मुझे खुद को संभालना होगा। ये मेरे खिलाफ कोई बहुत बड़ा ट्रैप है। ये सब सोचते हुए चार्ली नहाने चला गया ताकि उसका दिमाग कुछ शांत हो सके और वो कुछ सोच सके। नहाने के बाद चार्ली ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और अपनी लैम्बोर्गिनी में ड्राइवर के साथ ऑफिस निकल गया। आई विश ऑफिस में शीना मेरा वेट कर रही हो, वो भी कैपेचिनो के साथ। शायद वहां जाकर मेरा स्ट्रेस थोड़ा कम हो। क्या करूं? उससे अपनी प्रॉब्लम शेयर करूं? चार्ली जैसे ही ऑफिस पहुंचा, उसने देखा कि बाहर पुलिस की जीप खड़ी हुई है। चार्ली बुरी तरह से डर गया, और तो और वो मैंडी से रीता के बारे में पूछना तो भूल ही गया था। अब बस ये पुलिस से निपट लूं, फिर रीता का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। पर मुझे ही नहीं पता मैंडी ने रीता की लाश को फ्रीजर से हटाया या नहीं। चार्ली ने देखा कि एक मोटा सा पुलिसमैन यूनिफॉर्म में ऑफिस के नीचे खड़ा है। जरूर ये निक शर्मा का काम है, वो ही यहां आया होगा। लेकिन अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे पास अब एंटीसिपेटरी बेल है। चार्ली ऑफिस के अंदर गया। उसे देखकर वॉचमैन भागते हुए डोर ओपन करने आ गया, पर चार्ली ने जो नजारा अंदर देखा वो देखकर दंग रह गया। चार्ली ने देखा कि शीना अपनी डेस्क के पास खड़ी थी और उसके सामने निक शर्मा। निक वॉल पर टंगी पेंटिंग को देख रहा था, पर चार्ली के आने की आवाज सुनकर वो चार्ली की तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, हियर कम्स टू द हीरो। तो इस पेंटिंग पे कितने पैसे खर्च किए तुमने? तुम्हारे पे स्केल से कहीं ज्यादा। कूल, नो प्रॉब्लम। अब चलो, मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने आया हूँ। कोई चांस नहीं निक,
मेरे पास एंटीसिपेटरी बेल है। सर, मैंने आपके लॉयर को भी कॉल कर दिया। निक शीना की आवाज सुनते ही उसकी तरफ देखा और उसे ऊपर से नीचे घूरते हुए चार्ली से बोला, डू यू फक हर चार्ली? यू बास्टर्ड! एसहोल जैसी शक्ल वाले घटिया इंसान! हो कौन तुम ये पूछने वाले? तुम्हारी भद्दी सोच से समझ आता है कि तुम्हारे भद्दे से शक्ल पे तो कोई लड़की थूकने को भी तैयार नहीं होगी। हाँ, तुम्हारे साथ सेक्स करना तो बहुत दूर की बात है। एक बार भीम भसन को आने दो, तुम्हारी ऐसी बैंड बजाएगा कि उसके बाद तो कोई बंदरिया भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेगी। वेल डन माय गर्ल। ओह वाह, शीना आज रेड साड़ी में है। वाकई इस साड़ी में ये बहुत सुंदर लग रही है। इसकी बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर गुस्सा ऐसा लग रहा था कि माँ दुर्गा आ गई हो। नेक्स्ट टाइम अगर मेरे बारे में कुछ गलत कहा तो ऐसा केस करूंगी तुम पे कि वर्दी उतर जाएगी तुम्हारी। अब निकलो यहाँ से। शीना का ये रूप देखकर निक बहुत डर गया था। फिर भी